बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंस्ट्रूमेंटेशन के मतलब एक्सपीएस की इंस्ट्रूमेंटेशंस के मतलब। तो एक्सपीएस इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक तो एक्सरे सोर्स पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद सैंपल स्टेज होती है यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्शन लेंस लगे होते हैं और उसके बाद ये यानी कि कलेक्शन लेंस है। उसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन लेंस है। एक्सट्रैक्शन लेंस के बाद देखें एंट्रेंस स्लिट है और उसके बाद जो है यहाँ पे एनालाइज़र है। ये जो स्फीयर की फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है। यहाँ पे ये इनर हेमिस्फीयर या आउटर हेमिस्फीयर है, इसको हम एनालाइज़र कहते हैं। और उसके बाद मल्टी चैनल जो है डिटेक्टर यहाँ पे यूज़ होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो वैक्यूम के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर की जाती है, परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सरेज जो है आपको पता है कि मुख्तलिफ जो लेंथ जो है ब्रेथ जो है उसमें मौजूद होती है। लेकिन एक इस केस में जो है वो विदाउट क्रोमेटाइज्ड की जाती है स्टडी। और सम टाइम क्रोमेटाइज्ड जो है वो रेज जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो क्रोमेटाइज्ड के लिए क्या होता है कि ये एलुमिनियम मोनोक्रोमेटर है सिस्टम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्सरे एनोड पे फॉल किया है। उसके बाद जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पे यूज़ किया जाता है जो उसे जो है क्रोमेटाइज्ड कर देते हैं। देख, तो इनको हम वन बाय वन जो है वो डिटेल्ड से पढ़ेंगे, सोर्सेज को, लेंसेज को, इंडिकेटर सॉरी डिटेक्टर को और एनालाइजर को, सबको। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा फंक्शंस देखते हैं यहाँ पे कि होता कैसे एक्चुअली। ये हमारे पास देखें कोई कैथोड। आमतौर पे जो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उसमें दो तरह के जो है वो एलिमेंट जो है वो उस पर लगाए जाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम कैथोड पे। यहाँ पे जो है वो हीटिंग फिलामेंट यूज़ किए जाते हैं। तो जब इसे हीट करते हैं उस हीट के नतीजे में फ़ौरन जो है इसके अंदर से रेडिएशन एक्सरेज जो है वो निकलना शुरू होती है। तो अगर तो आपके पास जो है ये जब हीट होने की वजह से ये क्या होता है, मुसलसल हीट अप होता जाता है। इसको कूल करने के लिए इसके अंदर से मुसलसल जो है वो पानी जो है वो पास होता रहता है इस कैथोड्स के अंदर से, अदरवाइज ये हीट अप हो जाएगा। तो इसके नतीजे में अगर वो मैग्नीशियम सोर्स है तो एच न्यू जो उससे प्रोड्यूस होती है वो 1253 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और लाइन विड्थ जो है उसकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये जो यहाँ पे जितने विड्थ की जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगी वो 0.7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एलुमिनियम में एच न्यू देखें तो 1486.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी लाइन विड्थ भी क्या है, ज़्यादा है बानिस्बत मैग्नीशियम के। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शन होता है कि आप एलुमिनियम यूज़ करना चाहते हैं या मैग्नीशियम यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद ये सैंपल स्टेज है और इसको देखें तो कनेक्टेड किया गया, ग्राउंड किया गया। टाइम होता है सैंपल जो चार्ज हो जाता है, जिसकी टर्मिनोलॉजी को हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद जब ये फॉल करता है तो आपने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजिक्ट होते हैं, जो अपना मेन जो एनर्जी पे ओवरकम करके उसके बाद ये एजिक्ट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट लेंस है जो कलेक्शन है, ये एक्सट्रैक्शन लेंस है, वहाँ से ये एंट्रेंस स्लिट से जो है जाते हैं। तो कुछ जो है वो कम या ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ करते हैं। अब ये कुछ जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो जाके आउटर हेमिस्फीयर से स्ट्राइक कर जाते हैं और जिनकी कम होती है इनर से। तो एक मखसूस एनर्जी जो है जिसको स्टडी करना चाहते हैं वही जो है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आगे पहुँचते हैं और वो आगे सिग्नल देते हैं। तो अब आगे डिटेक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेंस किस लिए यूज़ होते हैं, तो ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन ये कॉमनली यूज़ होते हैं एक्सरे सोर्सेज। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अभी देखा था कि जब वो फॉल करती है, इस तरह से स्ट्राइक करती है यानी कि एक्स रेज, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एजिक्ट करती है, कोई सैंपल है उसकी सरफेस से। X-ray instruments are housed within the ultra high vacuum environment for two reasons. अब ये दो रीजंस होते हैं जो उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे द emitted इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट scattered ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, while traveling to the analyzer.
तो वो ये ना हो कि एयर मालिक्यूल को स्कैटर्ड कर दे। दिस रिक्वायर वैक्यूम लेवल 10⁻⁵ to 10⁻⁶ millibar. In practice, XPS system typically have much lower base pressure that are closer to the 10⁻⁹ to 10⁻⁻10 millibar. दूसरे नंबर पे बिकॉज XPS इज अ सरफेस सेंसिटिव टेक्निक है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द सरफेस कंटेमिनेशंस। अगर एयर वगैरह होगी तो वो भी कंटेमिनेशन करती है। एट अ प्रेशर ऑफ 10⁻⁻⁶, यानी कि ये वाली जो बात है उसके मुताबिक a sticking coefficient of 1, every molecule that strike the surface stick to the surface। जैसे हर मालिक्यूल जो स्ट्राइक करेगा वो सरफेस पे क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। दिस वुड बी वन मोनोलेयर ऑफ कंटेमिनेशन। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कंटेमिनेटेड की एक लेयर बन जाती है उस सैंपल के ऊपर वैक्यूम चैम्बर में। एज अ रिजल्ट XPS इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज द UHV, यानी कि हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट जो है, अल्ट्रा हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द सरफेस कंटेमिनेशन दैट ऑकर विद इन द चैम्बर। यानी कि ये मालिक्यूल अगर एयर पे होंगे तो वो स्टिक कर जाएंगे उससे बचने के। एक्सरे सोर्सेज में जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक्सरे सोर्सेज आर हीटेड टंगस्टन, या फिर लेंथनम हेक्साबोरेट जो फिलामेंट है प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन को वाइट करते हैं जैसे वो, उसके बाद वो क्या करते हैं कि एनोड पे जाके स्ट्राइक करते हैं। ये आप लोग देख भी चुके हैं पहले जो डायग्राम है उसके अंदर। उसके बाद द चॉइस ऑफ द एनोड मटेरियल डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर। ऐसा नहीं है कि आप हर मटेरियल को उठाएं और एज अ नोड जो है आप यूज़ कर लें, बल्कि उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। नंबर एक पे एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द सोर्स विल डिटरमिन द ट्रांजिशन दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि उस सोर्स की एनर्जी कितनी है जिस ट्रांजिशन को मेजर कर सकता है। दूसरे नंबर पे लाइन विथ, फॉर नॉन मोनोक्रोमेटेड सोर्सेज द नेचुरल लाइन will limit the resolution of the measurement. Monochromated offer much narrow line width, यानी कि नॉन क्रोमेटेड सोर्स जो है वो रेजोल्यूशन जो है उसकी कम हो जाती है जिसकी लाइन विड्थ ज़्यादा होती है, और मोनोक्रोमेटेड सोर्स लेते हैं तो उसमें नैरो लाइन विड्थ हो जाती है। इस फैक्टर को देखा जाता है कि आपको लाइन विड्थ कितनी चाहिए। एनालिसिस डेप्थ, हायर एनर्जी सोर्स विल प्रोब डीपर इन द सैंपल, कि आप उसकी डेप्थ में कितना स्टडी करना चाहते हैं। तो आप जब आप डेप्थ को स्टडी करते हैं अदर पैरामीटर्स को आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो इट मीन्स कि आप उसकी डेप्थ के एनालिसिस के लिए फिर आपको हाई एनर्जी सोर्स चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करना चाहते तो आपको लो एनर्जी सोर्स चाहिए। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन क्रॉस सेक्शन, द मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट कैन atom will lose an electron due to the X-ray radiation decrease for higher kinetic energy electron produced by the energy source। तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो है ना एटम की कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ड्यू टू एक्स-रे पर हायर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द हाई एनर्जी सोर्स। उसके बाद XPS सिस्टम वर ओरिजिनली इक्विप्ड, आमतौर पे जब जैसे अभी देखा कि एलुमिनियम या मैग्नीशियम सोर्स पे मुश्तमिल होता है, ओपन इन द फॉर्म ऑफ द ड्यूल एनोड सोर्स, यानी कि उसके एक तरफ आपने देखा था कि एलुमिनियम लगा हुआ, दूसरी तरफ मैग्नीशियम लगा हुआ है, विच कैन बी इंडिविजुअली सिलेक्टेड। मैनी इंस्ट्रूमेंट इनकॉर्पोरेट अ मोनोक्रोमेटर टिपिकली ऑफ द एलुमिनियम सोर्स। एलुमिनियम सोर्स के लिए जो है वो बहुत सारे में मोनोक्रोमेटर यूज़ किया जाता है। So the choice of which source to be used will affect the transition that can be observed, यानी कि जिस ट्रांजिशन को आप ऑब्जर्व कर, द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन दैट कैन बी अचीव, द डेप्थ ऑफ द एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो है मोस्टली जो है ये दोनों यूज़ किए जाते हैं। अ फ्यू एलिमेंट हैज द ट्रांजिशन कैन ओनली ऑब्जर्व विद द हायर एनर्जी एल्यूमिनियम सोर्स इंक्लूडिंग AS2P एंड मैग्नीशियम 1s13। तो ये फ्यू एलिमेंट जो है जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है हायर एनर्जी पे। उसके बाद इफ़ देयर इज ए नोन ओवरलैप बिटवीन ऑगर लाइन एंड फोटो इलेक्ट्रॉन लाइन विद वन सोर्स, यानी कि
हो क्या रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन पीक भी वहाँ पर आ रही है और ऑगर लाइंस पीक भी वहाँ पे ही आ रही है। कोई नॉन आपको पता है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप क्या करते हैं, यूजिंग अ डिफरेंट एक्स-रे सोर्स विल मूव ऑगर पीक एंड रिजॉल्व दिस स्पेक्ट्रम ओवरलैप। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो ऑगर पीक होती है, अगर आप सोर्स चेंज करते हैं तो ऑगर जो ओवरलैप हो रहा है उसकी वैल्यू आगे या पीछे चली जाएगी उस वैल्यू से, और उसके नतीजे में आप उस स्पेक्ट्रल की वो पीक को रिजॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गैलियम हैज़ द ऑगर पीक एट द 281। अगर आप गैलियम जो है वो सोर्स यूज़ कर रहे हैं, एज अ नोड यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्सरे कोड यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि इसकी जो पीक है ये क्या करेगी कि ओवरलैप कर जाएगी C1X पीक से व्हेन मैग्नीशियम सोर्स इज यूज्ड। यानी कि जब मैग्नीशियम सोर्स यूज़ करते हैं तो वो C1S यानी कि कार्बन पीक्स के साथ इसकी जो है, ये दोनों यानी कि कम्बिनेशन में जिसमें कार्बन भी है और थोड़ी गैलियम भी है, ये दोनों ही है, तो इसकी 281 पे पीक आती है, और कार्बन की भी पीक जो है 284 यहाँ पे ही आती है, तो ओवरलैप हो जाता है, तो आप स्टडी नहीं कर पाते सही तरह से। तो व्हेन एंड मैग्नीशियम सोर्स इज यूज्ड, तो क्या करते हैं कि वेयर एनालिसिस विद द एल्यूमिनियम सोर्स मूव द ऑगर पीक टू द 512 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप फिर क्या करते हैं कि आप इसको एल्यूमिनियम सोर्स से स्टडी करते हैं, तो जो ऑगर पीक जो 281 पे आ रही थी, जो कि कार्बन की पीक के साथ ओवरलैप कर रही थी, वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, इस तरह से स्पेक्ट्रा रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद इफ द सिस्टम हैज़ अ मोनोक्रोमेटेड एल्यूमिनियम सोर्स, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट। यानी कि अगर स्पेक्ट्रम रेजोल्यूशन आपको इम्पोर्टेंट है तो आप मोनोक्रोमेटेड यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटेड सोर्स विल प्रोवाइड द बेटर रेजोल्यूशन एज डेमोन्स्ट्रेटेड if determining the presence of the trace element is important। यानी कि आप रेजोल्यूशन की बजाय आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ट्रेस एलिमेंट कौन से हैं, एंड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इज नॉट an important factor, then non-monochromatic magnesium source can provide more X-ray reflex and thus higher overall photo emission intensity for trace element detection। यानी कि आपको ट्रेस एलिमेंट को आपने जस्ट डिटेक्ट करना है, आपके लिए रेजोल्यूशन कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप नन मोनोक्रोमेटेड सोर्स जो है वो चूज करते हैं। इन केस ऑफ द मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम द डेप्थ एनालिसिस इज सिमिलर विद ओनली अबाउट 1 नैनोमीटर डिफरेंस। इन दोनों यानी कि जब आप मैग्नीशियम से करते हैं, एल्यूमिनियम से करते हैं, तो इनका क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर इनका आपस में जो डेप्थ एनालिसिस डिफरेंस है वो भी आमतौर पे तकरीबन 1 नैनोमीटर का वो डिफरेंस होता है। तो सो दिस इज ऑफन नॉट अ फैक्टर डिसाइडिंग वेयर विच द सोर्स इज, यानी कि डेप्थ एनालिसिस का डिफरेंस इसमें नहीं है, तो इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करते चूज़ करते हुए कि आपने एलुमिनियम चूज़ करना है, मैग्नीशियम करना है। वन सिस्टम इक्विप्ड विद द मोनोक्रोमेटेड एलुमिनियम एंड सिल्वर सोर्सेज, the depth analysis is more important factor in choosing which source to use। फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है आपके पास जिसमें एलुमिनियम है और सिल्वर है, आप डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एक्वायरिंग डाटा विद टू डिफरेंट सोर्सेज सच एज एलुमिनियम सिल्वर और एलुमिनियम क्रोमियम प्रोवाइड a form of non-destructive depth profiling। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव के लिए फिर ये यूज़ करते हैं दोनों को। तो होता क्या है कि अब ये यहाँ पे मोनोक्रोमेटेड एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वैसे क्रिस्टल जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो जो है मोनोक्रोमेटाइजेशन ऑफ द सिल्वर, repositioning the quartz crystal can allow monochromатization of the silver LAX X-rays। यानी कि सिल्वर की अगर कोई एक्स-रेज है उनको मोनोक्रोमेटाइज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एंड ड्यूल एनोड मोनोक्रोमेटेड क्रोमेटिक एलुमिनियम और सिल्वर सोर्स आर नो अवेलेबल। यानी कि अब जो है वो एलुमिनियम के लिए और सिल्वर के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है मोनोक्रोमेटेड। अदर मोनोक्रोमेटेड सोर्स एज अ क्रोमेटिक सोर्स क्रोमियम भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एनोड मटेरियल जो यूज़ हो रहा है, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिल्वर, क्रोमियम, गैलियम यूज़ होता है। फिर आगे इनकी एनर्जीज हैं, सबकी वैल्यूज दी गई है और इनकी फिर नेचुरल डेप्थ भी दी गई है। तो अगर आप देखें जिस तरह से एनर्जी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है उनकी,
उसके साथ साथ जो है उसकी नेचुरल लाइन वेट भी बढ़ती चली जाएगी। There are the several advantages to the monochromatic source. Some of the manufacturers are moving toward the instrument exclusively equipped with the monochromatic, यानी कि monochromatic sources के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो monochromatic source यूज़ करती हैं या मेंशन करती हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर। For example, monochromatic magnesium, non-monochromatic X-ray will irradiate the sample with the most intense magnesium K1 2 lines, but also the other less intense line, यानी कि इसके अंदर एक तो इसकी अपनी जो है वो इंटेंस लाइन तो उसके ज़रिए आती है, लेकिन उसके अंदर अदर लेस इंटेंस लाइंस भी आ जाती हैं, यानी कि एक उसकी अपनी एनर्जी जो है जो उससे कम एनर्जी वाली भी होंगी। द मोस्ट इंटेंस और these other lines is the magnesium K alpha 3 with an energy 8 point lower than the magnesium lines, and the intensity is that is 9 point of the main line से जो है उसकी इंटेंसिटी भी इतनी है 9.2% है जस्ट। एज अ रिजल्ट एडिशनल पीक ड्यू टू द एक्साइटेशन विद द मल्टी विल अपीयर इन द एक्सपीएस स्पेक्ट्रम, यानी कि जब आप मैग्नीशियम स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं तो उसके नतीजे में क्योंकि डिफरेंट एनर्जी की एक्सरेज मौजूद है, यानी कि एक तो है जिसकी मेन इंटेंसिटी है उसके साथ कम इंटेंसिटी वाली भी है, तो इसकी वजह से वो दूसरी पीक्स उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, लाइक ये सैटेलाइट्स पीक वगैरह प्रोड्यूस होगी। तो उसके नतीजे में जो है ये फिग में दिखाया गया है यहाँ पे सर्वे स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे कि सिल्वर का वो मोनोक्रोमेटेड के साथ और आगे जाके एलुमिनियम सोर्स के साथ कैसे लिया गया, वो किस तरह से इफेक्ट करता है। समझने की बात यह है कि मेन तो एक्सरेज जो है वो तो प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उसके साथ कम एनर्जी वाली भी अगर रेज होगी तो वो और तरह की जो है वो पीक्स प्रोड्यूस करेंगी, जिससे वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। An additional advantage of the monochromatic source is reduce the line width, जो है वो जब आप monochromatic source यूज़ करते हैं तो फॉर एग्जांपल जो है एलुमिनियम की जो है वो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी लाइन विड्थ थी, जब आप यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में इसकी लाइन विड्थ कम हो जाती है when the monochromatic यूज़ किया गया। यानी कि फॉर एग्जांपल आप यूँ कह सकते हैं लाइक दिस वन इस रेंज के अंदर लाइन विड्थ जो है वो मूव कर रही है, तो लेकिन अगर जब आप मोनोक्रोमेट्री यूज़ करते हैं तो उसकी लाइन विड्थ कम हो जाती है। The effect of using the source with the smaller line width is demonstrated। ये जो है अभी जो हम लोग पिक जो यूज़ करेंगे उसके अंदर ये दिखाया गया है। वी शो अ स्मॉलर फुल विथ हाफ मैक्सिमा व्हेन द मोनोक्रोमेटेड एल्यूमिनियम सोर्स इज यूज। यहाँ के जैसे ही जो है ना मोनोक्रोमेटेड सोर्स यूज़ किया गया है तो यहाँ पे जो है उसकी क्या कहते हैं कि उसकी हाफ फुल फुल विथ हाफ मैक्सिमा ये कम हो जाता है, उसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। Regardless of the type of the source used, a very thin aluminium window is placed after the source to remove the Brownstalling radiations। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो ब्राउनस्टालिंग रेडिएशंस को रिमूव करने के लिए या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्स रेज बीम या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो जाते हैं एक्सरे बीम से, दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर द नॉन मोनोक्रोमेटेड सोर्स वेयर ब्राउनस्टालिंग रेडिएशन इज नॉट रिमूव्ड बाय द मोनोक्रोमेटर। यानी कि जो सोर्सेज आ रहा है जिससे ये रेडिएशन आ रही है बहुत सारी वैल्यूज़ में आ रही है, तो उसके अंदर हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन भी हो, तो वहाँ पे एलुमिनियम विंडो यूज़ कर ली जाती है जिससे स्पेक्ट्र को रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद वन ऑफ द फ्यू डिसएडवांटेज जो है वो मोनोक्रोमेट्री की क्या है, इट विल रिड्यूस ओवरऑल एक्स रे फ्लक्स बट इम्प्रूवमेंट इन द इलेक्ट्रॉन कलेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कलेक्शन जो है वो बेटर रिजल्ट आता है। डिटेक्टर एफिशिएंसी हैज़ मेड माइनर कंसिडरेशन ऑन द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, तो जो है डिटेक्टर पे भी इसका बेटर रिजल्ट आता है। अभी ये जो है ना द फर्स्ट एलिमिनेट, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक मैग्नीशियम सोर्स है और यहाँ पे जो है ये सिल्वर का जो है वो सर्वे किया गया। ठीक है, हमारे पास ये हमने यहाँ पे क्या किया है कि सिल्वर सिल्वर का सर्वे किया।
अब सिल्वर के सर्वे के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने आप लोगों को एक तो ये कंसेप्ट बताया था कि जो न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा करीब होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। लाइक ये सिल्वर है 3s पहले, और फिर सिल्वर 3p, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा आगे होगा, फिर इनमें फिर 3d, और फिर उसके बाद 4s, ये न्यूक्लियस से जैसे दूर जाता जा रहा है, और उसके बाद 4p, और फिर 4d। सॉरी, तो सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 4d की है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है। एक फैक्टर तो ये है इसको, यानी कि हम देखते हैं कि किस तरह से ये पीक्स आती है, यहाँ पे ये वैल्यूज है। उसके बाद ये मेन पीक है। अब मेन पीक्स के साथ कुछ सैटेलाइट्स पीक, छोटी छोटी पीक्स नजर आती है, जो कि हम कहते हैं कि मुख्तलिफ एनर्जी की जो है, क्योंकि एक्सरेज होती है, मुख्तलिफ एनर्जी के वो इलेक्ट्रॉन आगे प्रोड्यूस करते हैं सैंपल पे जब फॉल करते हैं, तो उसके नतीजे में एक तो ये प्रोड्यूस होती है सैटेलाइट पीक। लेकिन जब आप मोनोक्रोमेटेड सोर्स यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पे जो पीक्स थी सैटेलाइट पीक्स वो रिमूव हो जाती है, तो स्पेक्ट्रा जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा फाइन हमें मिलता है। तो दूसरे नंबर पे ये हम कहते थे कि ऑगर इलेक्ट्रॉन जो है आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो पीक्स है उनकी वैल्यू अपनी जगह पे रहती है, लेकिन ऑगर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है वो चेंज कर जाती है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन लेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेंस एक्चुअली क्या होते हैं इन द एनालाइजर। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेंस के अंदर एक है इलेक्ट्रॉन कलेक्शन लेंस, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो है एक्सट्रैक्शन लेंस जो है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि a set of the electron optics called the extraction lens, यानी कि between the sample and analyzer। ये आपके पास जो है वो क्या है, सॉरी, ये आपके पास सैंपल है, और ये आपके पास जो है यहाँ से क्या शुरू हो जाता है एनालाइजर। बिटवीन द सैंपल एंड एनालाइजर देयर इज अ सेट ऑफ द ऑप्टिक्स, ये वाला हिस्सा जो है सेट ऑफ द ऑप्टिक्स इज कॉल्ड द extraction lens। There are several, they serve several purposes। The lens define the acceptance angle of collecting electrons। ये यानी कि इसका एक्सेप्टेंस एंगल कौन सा होगा, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एजिट करते हैं वो किस एंगल से एक्सेप्ट करते हैं, ये उसको डिफाइन करते हैं एमिटेड इलेक्ट्रॉन को। टिपिकली लार्ज एक्सेप्टेंस एंगल इज यूज्ड टू इम्प्रूव द एंगल कलेक्शन एफिशिएंसी, यानी कि बजाय ये ज़ीरो एंगल के अगर ये 70 डिग्री एंगल्स पे जाता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कलेक्शन होती है, तो इस वजह से ये यूज़ किया जाता है। आल्दो देयर आर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम विच लोअर एक्सेप्टेंस एंगल इज फ्रॉम, कुछ ऐसे होते हैं एक्सपेरिमेंट जिसमें ये एंगल जो है वो लोअर लिया जाता है। एक्सट्रैक्शन लेंस में, यानी कि in extraction lens energy resolution in XPS is limited by the energy of the electron to be detected। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं उसकी एनर्जी को लिमिटाइज किया जाता है विद बेटर एनर्जी रेजोल्यूशन अचीव्ड एट लोअर इलेक्ट्रॉन एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि तमाम के तमाम जो है उसको भेज दिया जाए, बल्कि बेटर रेजोल्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट the energy of the electron traveling to the analyzer is usually retarded or reduced by the extraction lens। यानी कि यहाँ से जितनी भी जो है वो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स अगर बड़ी तेज़ी के साथ मूव करते हैं जो कि डिटेक्टर पे जाएं, तो उसे क्या किया जाता है कि उन्हें रिटार्ड किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। तो वो किससे रोका जाता है, एक्सट्रैक्शन लेंस यहाँ पे लगे हैं वो उन्हें रोकते हैं ताकि बेटर रेजोल्यूशन हो सके। तो जो एनर्जी उनसे पास हो सकती है, यानी कि जिनको स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो उनको जिनको पास किया जाता है, तो उसे हम पास एनर्जी कहते हैं बिफोर एंटरिंग टू द
एनालाइजर टू स्पेसिफाई, यानी कि एक मखसूस एनर्जी की अमाउंट ही वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पास होने दिया जाता है, उस एनर्जी को हम पास एनर्जी कहते हैं। कुछ जो होते हैं एक्सट्रैक्शन लेंस, वो सरफेस एरिया को भी, इसका जो एरिया है उसको भी डिफाइन करते हैं। द पास एनर्जी अफेक्ट बोथ इलेक्ट्रॉन थ्रूपुट एंड रेजोल्यूशन, यानी कि जो पास एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन के थ्रूपुट को और रेजोल्यूशन दोनों को ही जो है वो कंट्रोल करती है। स्मॉलर द पास एनर्जी बेटर द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बट विद फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टेड, यानी कि थोड़े इलेक्ट्रॉन को जाहिर सी बात जाने देते हैं तो कम एनर्जी जाती है। एंड आर टिपिकली फॉर द हाई रेजोल्यूशन, जब हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो तब तो पास एनर्जी कम वाले चाहिए, लेकिन अगर आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर आप ज़्यादा पास एनर्जी को करने देते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट हायर पास एनर्जी आर यूज फॉर द सर्विस स्कैन, यानी कि इब्तदा में जस्ट बड़ी तेज़ी के साथ जो स्कैनिंग की जाती है तो उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। वेयर रेजोल्यूशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, अब रेजोल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये देखना है कि कैन ऑफर द मोर इलेक्ट्रॉन थ्रूपुट, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सट्रैक्शन रेंज जो है वो अलाउ करता है कि वो जो है एनालाइज़र में जाए, वहाँ पे जाके उनको डिटेक्ट किया जा सके। रेजोल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं होगी फिर। उसके बाद एनालाइज़र है। एनालाइज़र जो है वो दो तरह के है, नंबर एक पे है सिलेंड्रिकल मिरर है, दूसरे नंबर पे जो है कंसेंट्रिक हेमिस्फेरिकल एनालाइज़र है। अब ये हेमिस्फेरिकल एनालाइज़र जो है ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन रेजोल्यूशन। वोल्टेज, अब ये जो हेमिस्फेयर है इसके एक तरफ जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी तरफ जो है नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन, वो वोल्टेज होता है। द आउटर हेमिस्फेयर, दिस इज द आउटर हेमिस्फेयर being more negative than the inner. The electron enter to the analyzer through the slit only enter with a specific energy, यानी कि ये जो है वो हेमिस्फेयर है, ये आउटर स्फेयर है, ये इनर स्फेयर है, इसका नेगेटिव चार्ज इस पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है, इस पर कंपैरेटिवली कम है। अब जो इलेक्ट्रॉन विद द हायर एनर्जी कोलाइड विद द आउटर हेमिस्फेयर, जिसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पे आउटर में जाके स्ट्राइक कर देगा, एंड और ऐसा जो इलेक्ट्रॉन जिसकी लो होगी वो इधर इनर में जाके स्ट्राइक कर देगा। द वोल्टेज ऑफ द हेमिस्फेयर कैन बी एडजस्टेड टू अलाउ इलेक्ट्रॉन ऑफ द डिफरेंट एनर्जी टू पास। आप जब अगर यहाँ से वोल्टेज को आप कम या ज़्यादा करेंगे तो आप डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर सकते हैं पास होने के लिए थ्रू द एनालाइज़र। द एनालाइज़र की जो रेजोल्यूशन जो है वो डिटरमिन करती है आया कि इसका रेडियस कितना है, यानी कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 0 पॉइंट है तो यहाँ से इसका रेडियस कितना है। जितना ज़्यादा एनालाइज़र का रेडियस होगा उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी बेटर रेजोल्यूशन होगी। फॉर एग्जांपल एक का जो रेडियस जो है वो 2 नैनोमीटर है, फर्स्ट किया, सॉरी 2 नैनोमीटर नहीं, 2 सेंटीमीटर, और दूसरा एनालाइज़र का जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब बेटर रेजोल्यूशन 3 सेंटीमीटर में मिलेगी क्योंकि पाथ बड़ा हो जाता है, जब पाथ बड़ा होता है तो उसको स्टडी ज़्यादा बेटर तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद डिटेक्टर है। अब जब ये यहाँ से पास हो के यानी कि गए तो आगे डिटेक्टर मौजूद है। ये डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर जो है टाइप जो है इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर जो डिटेक्टर यूज़ होते हैं। ओपन मल्टीपल डिटेक्टर आर प्लेस अलोंग द एग्जिट ऑफ द स्लिट ऑफ द एनालाइजर, ये एनालाइजर के एग्जिट पे रखे जाते हैं। तो 2D पोजीशन सेंसिटिव डिटेक्टर आर आल्सो अवेलेबल फॉर द इधर इमेजिंग और हाई कलेक्शन एफिशिएंसी के लिए 2D डिटेक्टर भी जो है पोजीशन सेंसिटिव डिटेक्टर भी वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद स्पुटरिंग गन कुछ, यानी कि फर्दर जो है ओल्ड सिस्टम में जो होता था कि जस्ट ऑर्गन सोर्स यूज़ किया जाता था विच ओपन काज द डैमेज, यानी कि सरफेस वगैरह को से कंटेमिनेशन या सरफेस को रिमूव करने के लिए जो है इसकी बम्बारमेंट की जाती है। तो न्यूअर सिस्टम ऑफर द जेंटल स्पुटरिंग सोर्स जो है वो C60 यूज़ किया जाता है या गैस क्लस्टर आयंस यूज़ किए जाते हैं।
कॉमनली विद द आर्गोन क्लस्टर के साथ। तो यानी कि ये स्पुटरिंग गन यूज़ की जाती है, उसकी लेयर को रिमूव करते हैं तो स्टडी करने के लिए। एक्सपीएस इमेजिंग एंड स्मॉल स्पॉट स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो द ऑप्शंस। एक ऑप्शन है, देयर आर द टू मेन मेथड विच इज अचीव। द फर्स्ट मेथड रिड्यूस द साइज ऑफ द एक्सरे सोर्स टू प्रोब द स्मॉल एरिया, यानी कि जैसे आप मोनोक्रोमेटाइज्ड कर देते हैं तो उसके नतीजे में थोड़ा एरिया जो है वो स्टडी किया जाता है, स्मॉल स्पॉट स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे कह सकते हैं। The second method retain a large X-ray source spot on the sample, control the area which electron collected। यानी कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये कोई सोर्स सैंपल रखा हुआ है, या तो वो कहता है कि आप लोग क्या करें कि ये जो रेडिएशंस आ रही है यहाँ पे, इसे आप इसकी लाइन विड्थ को इससे आप कम कर दें, इसको कंट्रोल कर लें, रिड्यूस कर दें इसका साइज एक्सरे सोर्स का। तो उसके नतीजे में स्मॉल एरिया की स्टडी होगी। ज़ाहिर सी बात है कि फॉर एग्जांपल इसे कम करते हैं तो बस इतनी जगह पे स्टडी होगी बानिस्बत इसके। या मोनोक्रोमेटाइज मीन्स कि आप मोनोक्रोमेट्रिक सोर्स यूज़ करोगे। दूसरे नंबर पे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एजिक्ट होते हैं, ठीक है, आप यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन उसे एक्सट्रैक्शन जो लेंस है या कलेक्शन जो लेंस जो है वो कम इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करे, तो इसके लिए फिर स्मॉल स्पॉट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है। उसके बाद एक और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रा वायलेट फोटोन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम इसे यूपीएस कहते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी सोर्स ऑफर्ड एन ओपिनियन टू, यहाँ पे यूवी क्योंकि यूज़ करते हैं इसलिए अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, विच प्रोब द फर्मी लेवल एंड एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द फर्मी। कॉमनली यहाँ पे हीलियम सोर्स इज यूज्ड एंड दीज सोर्सेज कैन बी ऑपरेटेड मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ हीलियम टू लाइंस। सैंपल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि सैंपल को लाइक कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं हाई टेम्परेचर पे टिल टू द 500 डिग्री, और इसे लोअर पे करना चाहते हैं जैसे नाइट्रोजन सिस्टम यूज़ किया जाता है माइनस 100 डिग्री पे, तो उसे वो हीटिंग वो कूलिंग और हीटिंग जो चैम्बर्स में यूज़ किया जाता है उससे इसको स्टडी किया जा सकता है। मैनी एप्लीकेशंस हैं जो टेम्परेचर हीटर वगैरह के लिए यूज़ करके आप स्टडी कर सकते हैं। कूलिंग करने के लिए ज़ाहिर सी बात है नाइट्रोजन कूलिंग सिस्टम यूज़ किया